थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 4 चौकी का मामला। 2 मंजिला इमारत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे। पूर्व में निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग में संचालित था शराब का ठेका। लगभग कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने 9 लोगों को बाहर निकाल उपचार के लिए भेजा। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा आनंदवीर राहत बचाव कार्य में हुए घायल। घटनास्थल पर जिलाधिकारी, एडिशनल कमिश्नर व डीसीपी सिटी, 3 एसीपी सहित पुलिस फोर्स पहुंचा। मौके पर कई एम्बुलेंस घायलों के उपचार के लिए घटनास्थल पर पहुंची। लगभग दोपहर 2:30 बजे की घटना बताई जा रही है। बगल में ठेका होने की वजह से स्थानीय झज्जर बिल्डिंग में शराबियों का लगा रहता था जमावड़ा। पुलिस प्रशासन अभी भी राहत बचाव कार्य में जुटा। ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं कोई मलबे में दबा ना हो। क्षेत्रीय व आसपास के पार्षदों का भी रहा सहयोग। 2 मंजिला बिल्डिंग में शराब की कैंटीन खोलने के लिए हो रहा था निर्माण कार्य। आगरा से संवाददाता संजय। पैराशूट न खुलने से एयरफोर्स अफसर की हुई मौत। जवानों को हेलीकॉप्टर से जंप लगाने की दे रहे थे ट्रेनिंग। टेक्निकल वजह से नहीं खुल सका पैराशूट। प्रतापगढ़ के रहने वाले थे राम कुमार तिवारी। एयरफोर्स में वारंट अफसर के पद पर थे तैनात। राम कुमार की मौत से परिवार में मचा कोहराम। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। संपन्न कस्बा मलपुरा में जिकड़ी भजनों का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कलाकारों ने अपनी कला का गायकार प्रदर्शन किया। सभी कलाकारों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया, जिसमें गांव की सभी सरदारी मौजूद रही और सबने गायकारों की कला को शांतिपूर्वक सुना है। इस जिकड़ी भजन समारोह में 51 कलाकारों ने भाग लिया। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए चौधरी अमर सिंह विसावर, प्रेमचंद बाजना, शिव सिंह रायोरावली। द्वितीय पुरस्कार 8,000 चंद्रवीर सिंह गोंडा, हरीश शंकर नानव, कौशल नदवई, विजय अंजलि हाथरस। तृतीय पुरस्कार 5,000 मंगल सिंह जगनेर, हरवीर सिंह भटवली, राहुल धौलपुर छवि, देशवाल एचेरा, रंजीत ब्रजवासी दाऊजी को देकर सम्मानित किया गया। इस जिकड़ी भजन समारोह में प्रधान चौधरी हिम्मत सिंह, केपी चाहर, मदन कीरत फौजी, सुरेंद्र रूप सिंह ड्राइवर, रामवीर, संजीव जैन, बॉबी, देवेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया मान सम्मान किया समाज ने और बहुत अच्छा लगा आपके मेले में आके। सभी ने सम्मान दिया। प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छा, प्रथम पुरस्कार मिला है। हाँ जी। कितने लोग रहे पुरस्कार में? प्रथम पुरस्कार में 3 भाई रहे हम। और कैसा कमेटी का कैसा योगदान रहा? बहुत अच्छा सहयोग रहा कमेटी का सबका। सब लोग कितने जने आए? सबने अच्छा सहयोग दिया, सबने मान किया और सबने प्यार दिया। अब बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा सम्मान मिला, बहुत प्यार दिया और फर्स्ट प्राइज मिली हमें। अच्छा, प्रथम स्थान पर आए हैं। 11,000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को रखा है प्रथम इनाम में? प्रथम इनाम में 3 लोगों को रखा गया है। अच्छा। 3 गायक कलाकार हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सम्मान दिया सबने। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। आगरा ग्वालियर रोड स्थित इटौरा में कैला देवी ब्रज धाम मंदिर मौजूद है। इस मंदिर पर शताब्दी, अष्टमी और नवमी को एक लक्की मेले का आयोजन होता है। शनिवार को सांसद राजकुमार चाहर ने मेले का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस मेले में 3 दिन में लाखों श्रद्धालु माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर के विषय में मान्यता है। इसके बारे में बताया जाता है कि करौली राजस्थान कैला देवी मंदिर जाने वाले सभी श्रद्धालु इटौरा कैला मैया मंदिर पर अवश्य जाते हैं, अन्यथा उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। मेले के अध्यक्ष मनमोहन गोयल एवं संरक्षक प्रभु दयाल शर्मा ने बताया है, ये सदियों पुराना मेला है और लकी मेला है। आगरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। पहले तो मैं राजराजेश्वरी माता रानी के चरणों में नमन करता हूँ। मेला है मेल मिलाप। जब अंग्रेजों के ज़माने में 20 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अंग्रेज इस बात से डरते थे कि ये लोग हिंदुस्तान में इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से हटाने की बात करेंगे, आपस में मिल करेंगे। इसलिए उन्होंने प्रतिबंध करा था। उस प्रतिबंध को रोकने के लिए पहले महाराष्ट्र से शुरुआत हुई मेलों की और जगह जगह मेले इकट्ठे हुए। उस मेलों के बहाने से क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलते थे और अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है आज़ादी के लिए अपनी मीटिंगें करके तैयारी करते थे। ये माता रानी का मेला इटौरा का
लक्की मेला है। हमारी याददाश्त से तो पहले से जो जुड़ता आ रहा है। पहले हम जब छोटे छोटे थे मेले में आते तो 5 रुपए मिलते थे हमको, तब 5 रुपए का आइटम आ जाता था, आज से 55 साल पहले। लेकिन अब इस समय थोड़ी महंगाई है, महंगाई का असर भी है मेले पे। लेकिन जो जिस दिन से इसकी कमान मनमोहन जी ने संभाली है, उस दिन से मेले में और ही अच्छाई हो गई है। तमाम बातें मेले का जो मंदिर का स्वरूप बदल गया है। आज हमने मेले का शुभारंभ कराया है। माननीय सांसद जी, रालोद अध्यक्ष माननीय गोविंद शर्मा जी, हमारे मित्रगण श्री अनिल शर्मा जी, इंजीनियर करमवीर जी, आदि क्षेत्र के लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक शुभारंभ कराया। ये लक्की मेला है, कई लाखों को भीड़ लगती है। पता नहीं कब से लग रहा है मेला, ये हमें कुछ पता ही नहीं इसका इतिहास। तो कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 500 साल, बाकी काफ़ी अच्छा मेला है क्षेत्र का। मंदिर की ट्रस्ट सारी व्यवस्था है, सफाई की, पानी की, सुरक्षा और पूरी जो भी सुरक्षा है, प्रशासन की सुरक्षा भी हो रही है, प्रशासन भी कर रहा है पूरी। ये मेला कल तक चलेगा, 3 दिन का मेला होता है ये। और मैं क्षेत्रीय पब्लिक से, प्रजा से सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग मिलके इस मेले को सफल बनाएं, अच्छा बनाएं। ये लक्की मेला है, लाखों आदमी आते हैं इसमें। पड़वा से लेकर 10वीं तक चलता है। इसमें रोजाना पड़वा से शुरुआत ही हो जाती है इसकी, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी को विशेष मेला लगता है, क्योंकि लाखों की भीड़ आती है यहाँ। मंदिर की व्यवस्था, सब पानी की, बिजली की सारी व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। कोई यात्री रहना चाहता है तो उसे रहने की सुविधा है। इतिहास यह है कि सुनते हैं कि पुराने बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं कि रानी कलिंगा की ये कुलदेवी हुआ करती थी, और रानी कुंदन देवी थी। उन्होंने इसको जीर्णोद्धार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैया ने उन्हें दर्शन दिया था कि मैं पीछे नहीं जाऊंगी, आगे जाऊंगी, तो उन्होंने वहीं पे वो रुकवा दिया। मैया का स्थान वही बना, और आज तक मंदिर का वही जगह बनी हुई है और विशाल मंदिर बना हुआ है। देखिए, उद्घाटन नहीं, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। मेरी क्या हैसियत है कि मैं उद्घाटन करूँ? मैं तो सेवक हूँ मैया का, और हर वर्ष मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। मैं बचपन से इस मेले को देखते आ रहा हूँ, और मैंने मेले की चांदसाई भी खाई है। कभी बचपन में पिताजी के साथ आता था, तो मेरे ऊपर माँ का बड़ा कृपा है, परम सौभाग्य है मेरा कि मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। और आज मैंने कैला मैया के दर्शन किए हैं। हम सब लोगों ने मिलकर मैया के दर्शन किए हैं, और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारे सभी क्षेत्रवासियों पर खूब कृपा रखें, आशीर्वाद रखें, जिससे वो सब लोग अपने जीवन में उन्नति करें। आपने सड़कों के नाम बदलने की बात कही संसद में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इसमें इतना ही कहना है कि जो लोग आक्रांता थे, लुटेरे थे, मुगल, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, हमारे ऊपर कब्जा किया, हमारे ऊपर यातनाएं दी, हमारे पुरखों ने यातनाएं सही, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी मार डाला, महिलाओं के साथ किस प्रकार के व्यवहार किया। तो एक अनाचारी, अत्याचारी लुटेरों का नाम से सड़कें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यही लोकसभा में कहा भी है कि जो लुटियन जोन, मैं तो कहूँगा देश भर में जहाँ भी ये इस तरह की सड़कें हों, चाहे वो बाबर के नाम से हो, औरंगजेब के नाम से हो, तुगलक रोड हो, खिलजी का हो, जो भी विदेशी आक्रांता हैं, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, जो विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया अनैतिक रूप से, उनके नाम हटाने चाहिए, और उनकी जगह हमारे जो पुरखे और पूर्वज हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, जो मुगल काल में लड़े, जो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे सूरजमल महाराज हो, चाहे गोकुला जाट हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे अवंतीबाई लोधी हो, कोई भी हो, जो भी हमारे जो लोग, शिवाजी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, मैं कहूँगा इसमें महाराजा अग्रसेन है। अब जाति से जोड़ेंगे तो ठीक नहीं है। जो लोग जो मुगलों से लड़े, कुछ नाम मैंने बताए, अनेक नाम हैं, और जो स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़े, सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, अब्दुल हमीद हैं, उनके नाम से रखने चाहिए। तो ये मैंने एक सुझाव दिया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके परिणाम आएंगे।
प्राथमिक विद्यालय धनौली में ग्राम प्रधान महोदय उमा कुमारी, खंड शिक्षा अधिकारी अकोला धर्मराज सरोज, पूर्व ARP अनुपम सिंह, सत्यवीर सिंह चाहर, जी विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष मुद्रा देवी एवं अभिभावकों की उपस्थिति में 146 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरीकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक कक्षा के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले सर्वाधिक उपस्थिति उत्कृष्ट छात्र छात्रा, दिव्यांग छात्र छात्राओं, नवोदय परीक्षा में चयनित पूर्व एवं वर्तमान छात्र छात्रा, सर्वश्रेष्ठ कला क्राफ्ट पेंटिंग बनाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में दिव्यांग बच्चों की माताओं एवं विद्यालय की रसोइयों का सम्मान किया गया। विद्यालय के 20 अध्यापकों लक्ष्मी बघेल, अर्चना कुमारी, गौरी शर्मा, ममता फौजदार, किरण राव, जयेंद्र दीक्षित, चंद्र प्रकाश गौतम, गीताली कर्माकर, शशि शेखर तिवारी, रेणु, मृणिका शर्मा, श्वेता, कृष्णा, नम्रता, विनीता, मनीषा, लक्ष्मी शर्मा, आशा वर्मा को प्रधान अध्यापिका संगीता शर्मा द्वारा नई पहल करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा मोमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित कराया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाई गई कला क्राफ्ट पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसकी ग्राम प्रधान महोदया, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय एवं अभिभावकों द्वारा प्रशंसा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीता शर्मा एवं संचालन चंद्र प्रकाश गौतम द्वारा किया गया। धनौली से संवाददाता उस्मान अली की रिपोर्ट। ये हम पहले भी वार्षिकोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं, उसमें हम अपने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान करते हैं। इससे पहले हमने 101 छात्र छात्राओं को सम्मान किया था, फिर हमने 111 के किया था। इस बार हमने 146 छात्र छात्राओं का सम्मान किया है, जिसमें हमारे विद्यालय के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे और जिनकी सबसे ज़्यादा उपस्थिति है, उनकी जो है छात्र और छात्रा सबसे ज़्यादा उपस्थिति वाले, और हर सेक्शन के हमारे यहाँ कक्षा 5 तक 20 सेक्शन है, तो हर सेक्शन के एक उत्कृष्ट छात्र को सम्मानित किया गया है। और एक पूरे विद्यालय में जिसकी सबसे ज़्यादा उपस्थिति है, हमारी कक्षा 3 का छात्र है कार्तिक, जिसकी 236 में से 235 दिन उपस्थिति रही है, उसे विशेष पुरस्कार दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हमने दिव्यांग बच्चों के माताओं का सम्मान किया है और उनको भी पुरस्कृत किया है। और हमारे बच्चों ने जो कला क्राफ्ट और पेंटिंग बनाई थी, उसकी हमने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। उसमें जिनके सबसे ज़्यादा अच्छे कला क्राफ्ट बने हुए थे, ऐसे हमने 11 बच्चों को सम्मानित किया है। साथ ही हमारे विद्यालय के जो नवोदय में विद्यालय के बच्चों को चयन हुआ है, 2 बच्चों को उनको सम्मानित किया है, और पूर्व नवोदय के जो छात्र छात्रा हैं उनको भी हमने सम्मानित किया है। इस तरीके से कुल मिलाकर हमने 146 बच्चों को सम्मानित किया है। मैं क्या बताऊँ, हमारी जो स्कूल का वो सारा प्रोग्राम है बहुत अच्छा बढ़ता आ रहा है आगे, और सारा श्रेय जाता है संगीता मैम को, क्योंकि ये मैम बहुत ज़्यादा बच्चों को उत्साहित करती हैं कि बहुत आगे बढ़ो और अच्छा करा रही हर साल। तो कैसे बच्चों को जब इतना अच्छा लग रहा है आपको, तो क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से? बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सर बहुत बच्चे हमारे आगे बढ़े, और उनके साथ भी मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि सारा सिर्फ पेरेंट्स को जाता है कि बच्चों को और ज़्यादा उत्साहित करें, क्योंकि जब तक पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे नहीं आगे बढ़ेंगे। जिसमें हमारे जो है 1 से 5 तक जो बच्चे हैं, मतलब इसमें 20 सेक्शन संचालित हैं, और प्रत्येक सेक्शन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को जो मतलब आए हुए हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके साथ साथ हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके गार्जियंस को भी बुलाया गया है, और जो बच्चे हमारे विद्यालयों में प्रतिदिन 100% उपस्थिति है या जिनकी सबसे ज़्यादा उपस्थिति है, उन बच्चों को भी पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है। और इसमें विशेष योगदान जिनका है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे सभी अध्यापकों का है, और तो हमारे देश के अध्यापक हैं उन सभी को पुरस्कृत करने के लिए भी सम्मानित करने के लिए प्रधानाध्यापक के द्वारा किया है। इस विकास खंड में ये मलपुरा न्याय पंचायत मैं ही देख रही थी। ये विद्यालय मतलब हमारे आदर्शतम विद्यालयों में से एक है, और छात्र संख्या के लिहाज से सबसे अधिक इसमें छात्र संख्या है, और यहाँ का स्टाफ बहुत कर्मठ है। बच्चे जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं, जब से कार्यक्रम में आप बैठे हुए हैं कि बच्चों में कितनी प्रतिभाएं हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके कला क्राफ्ट, गायन वादन, नृत्य, हर क्षेत्र में बच्चे यहाँ के अग्रणी हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बच्चे यहाँ पर चयनित होते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत मेहनत करता है, और यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं श्रीमती संगीता शर्मा, वो बहुत मेहनती हैं, और सभी के उनका जो कहना चाहिए लीडरशिप है वो श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ विद्यालय है हमारी छात्री है। और आप क्या पूछना चाहते हैं?
आज का ये जो कार्यक्रम है ये विशेष कि परीक्षा फलों में उत्तीर्ण हुए हैं जो विद्यार्थी हमारे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ पर छात्र संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर 20 सेक्शन है, तो उसमें से सेक्शनों में से प्रत्येक सेक्शन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति रही है तो सर्वोच्च उत्कृष्ट उपस्थिति के लिए भी यहाँ पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। तथा हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों ने नवोदय विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उनको और जो पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए थे उन्हें बुलाकर के यहाँ पे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी रहती है तो उनके अभिभावकों को बुलाकर के भी 11 अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे कुल 146 बच्चों को और अभिभावकों को पुरस्कृत किया गया। थाना कागरौल अंतर्गत ग्राम पंचायत अकोला के मजरा नगला परमाल में विवाहिता की हत्या। परिजनों ने थाने का किया घेराव। परिजनों का आरोप है ससुराली जनों ने अतिरिक्त दहेज के लिए मृतका की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया। ससुराली जन घर से हुए फरार। मांगरौल जाट अशनेरा निवासी मृतका ममतेश पुत्री कृष्ण मुरारी की शादी नगला परमाल निवासी चंद्रवीर चाहर उर्फ चंदू के साथ 4 दिसंबर 2022 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। कई बार पंचायत भी हो चुकी है। अकोला पुलिस चौकी इंचार्ज की सूचना पर बेटी पक्ष के परिजन रात को ही नगला परिमाल पहुंचे। पुलिस ने जले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। थाने पे आप लोग कब आए? हम सुबह 10 बजे से थाने पे हैं। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? कम से कम 60-70 लोग हैं। एक ही गांव के हो? हाँ, सब एक ही गांव के हैं और लड़की के भाई और वो सब रिश्तेदार भी हैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? अभी बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, FIR हो रही है और आपकी जो होगी वो सब कार्रवाई होगी। मौके पे पुलिस मिली थी आपको? मौके पे पुलिस मिली थी। और जो अधजला आपका सब मिला था? हाँ, तो वो अधजला जो उस लड़की का सब मिला है वो कहाँ? वो पोस्टमार्टम के लिए है, वो हम ही लेके गए वहाँ पे। अब घटना ये घटी है, मेरी बहन की हत्या कर दी है उनके ससुराल वाला। बहन की शादी कब हुई थी, क्या नाम था? बहन का नाम ममतेश था। 4/10/2022 में बहन की शादी हुई थी। तो ये जिनको ये ब्याही हैं वो क्या करते हैं? वो पहलवान थे जी। क्या नाम है उनका? चंद्रवीर। तो कितने समय हो गया शादी को? शादी को करीब 2 साल हुए। 2 साल पहले शादी हुई थी। तो आज किस तरह से हत्या की गई है? हाँ, 2-2.5। आगरा के थाना कागरौल के अंतर्गत लाखों की चोरी की सूचना पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम थाना पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। 8 लाख कैश और 15 लाख की ज्वेलरी ले गए चोर। चोरी की घटना से गांव में अफरा तफरी। आलू बेचकर आए थे पैसे, घर में से ले गए चोर। लगभग 23 लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 4-5 बदमाशों ने बहू बेटे को बंधक बनाकर की लाखों की चोरी। पूरे घर में खंगाला और अलमारी तोड़कर ले गए लाखों कैश। ज्वेलरी और कैश निकालने के बाद खाली बक्सा फेंका खेतों में। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। आगरा में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कमिश्नरेट में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुख्यालय से छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। घनी बस्तियों में गश्त लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। घनी बस्तियों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मिश्रित आबादी क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त किया। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि कुछ भी ना हो, फिर भी इलाकों में मुस्तैद रहना है। सोशल मीडिया सेल में तीनों शिफ्टों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट न डाले, इसके लिए नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस भी हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को पीस कमेटी के साथ ही पुलिस ने शहर मुफ्ती के साथ भी मीटिंग की। निर्देश दिए गए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। देखो, बिल तो पास हो ही गया है। तमाम सांसदों ने, विपक्ष ने उद्यम मचाया, पास तो उन्होंने कर ही दिया। अब राष्ट्रपति के पास है
राष्ट्रपति पास करे या ना करे वो उनकी मंशा की बात है। दूसरी चीज ये मुसलमानों को सब मालूम है कौन किसके लिए क्या कर रहा है। बहरहाल जो है अब ये बिल पास हो गया है तो मुसलमानों को शांत रहना चाहिए और मेरी इनसे अपील है सभी जो है मिलजुल कर जो है सब अपने अपने कामों में लगे और जो है किसी की बातों में ना आए। बस मेरा यही कहना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल तो पास हो गया है लेकिन ये है इसमें हम समझते हैं कुछ मुसलमानों को भी नुकसान है होगा इसमें मुसलमानों को। मतलब किस तरीके के नुकसान की बात किसी भी तरीके जैसे वक्फ बोर्ड में बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो लोगों को दी गई थी किसी वक्त में, हाँ वो उसको छीनी जा सकती हैं किसी भी समय किसी भी वक्त पर मौका आने पर। अजी जिस तरीके से आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जमीनें दी गई थी मगर वक्फ के लोग जो बैठे थे उन लोगों ने उस जमीनों को बेचा और बेच के कई जगह पर आज बिल्डिंगें खड़ी हैं उस वक्त की जगह पे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अवैध बिल्डिंग बन गई जो भू माफिया थे उनके बारे में? नहीं वो जो लोग दे के चले गए थे वो चले गए वक्फ बोर्ड की वो भी जमीन है, हाँ जो दे के गए थे जो जगहों पे बिल्डिंगें बन गई, बिल्डिंगें जरूर बन गई हैं लेकिन उन लोगों को दी गई थी वो खास तौर से उन लोगों को दी गई थी रहने के लिए, अब वो छीनी जा सकती है। मैं समझता हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आगरा में शांतिपूर्ण माहौल है और पुलिस ने जोनल सेक्टर स्कीम लगा के अपनी तैयारियां करी हुई हैं। थाने चौकियों पर भी पुलिस अधिकारी वक्फ संपत्ति के जो संचालक हैं मुतवल्ली हैं इंतजाम देखने वाले लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में है, वार्ता कर रहे हैं और बेहद शांतिपूर्ण माहौल यहाँ है। ऐसे में अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले या अफवाह फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने और निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी करी हुई है। आगरा ताजगंज की नगला मेवाती में दरगाह सलामी के सज्जादा नशी और अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व शहर उपाध्यक्ष ने हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशनुमा माहौल में दरगाह पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर मिष्ठान खिलाकर ईद की बधाई दी। इस अवसर पर आगरा शहर अध्यक्ष अमित सिंह को शहर में एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सभी ने देश में दरगाह पर अमन चैन की दुआ भी मांगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व शहर अध्यक्ष बशीर उल हक रॉकी, दीपक शर्मा, हाजी रफीक, मास्टर तनवीर, सरफराज मोहम्मद, फराज मोहम्मद, अरहान, हनीफ खान, डॉक्टर फरहान खान, डॉक्टर सलमान, हाजी अहमद अली, शहनवाज खान और नजीम भाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आगरा से उस्मान अली की रिपोर्ट। और आज अपने बड़े भाई अमित सिंह जी का स्वागत करता हूँ और आज ईद के बाद जो जुमेरात आती है उसको जुमेरात को हम ईद मिलन प्रोग्राम के रूप में मनाते हैं और ये हमारे बड़े बूढ़ों की तरफ से काफ़ी सालों से चला रहा है और इसको हम बदस्तूर जारी रखते हैं और इसी के लिए हमारे आज अध्यक्ष जी का स्वागत भी हो गया और हमारे बशीरुल हक रॉकी भाई का भी स्वागत हो गया और हमारे जो पंडित जी हैं उनका भी आज स्वागत किया गया और सभी लोग यहाँ पर आए। हमारा मेन मकसद होता है कि सभी लोगों को प्रेम और सद्भाव से प्रेम की दावत देना। और आज नगला मेवाती में जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं अतीक अहमद जी, उनके द्वारा यहाँ पे हमारा एक बार पुनः महानगर अध्यक्ष बनने के बाद जब हम यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने हमारा स्वागत किया साथियों का, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा हमारा मकसद है कि संगठन को विस्तार करना, मजबूत करना, अधिक से अधिक अपने लोगों को जोड़ना। शहर में ये है कि पहले जो लोग काम कर रहे थे हमने 5-6 महीने के कार्यकाल में देखा कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अब क्या है कि जिन लोगों ने काम किया उनको हम वरीयता देंगे, उनको आगे संगठन में ऊपर ले जाएंगे और कुछ जो नए लोग हैं और नए लोगों का हमारा काम है कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनकी जगह पे अच्छे से अच्छे लोगों का चयन करना, उनके जब और चयन करने के लिए हमें क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जमीन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद संगठन मजबूत होगा।
आगरा ग्वालियर रोड स्थित कैला देवी ब्रज धाम मंदिर इटौरा में प्रतिदिन मां के दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। करौली माता का मेला शुरू हो गया है। करौली जाने वाले भक्त सभी इटौरा मैया के दर्शन करके ही करौली मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रविवार को मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मनमोहन गोयल की अध्यक्षता में लगने वाले मेले की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। यहां चैत्र मास की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एक विशाल मेले का आयोजन होगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मनमोहन गोयल ने बताया कि इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार ये मेला 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक रहेगा। मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर मेले में पहुंचते हैं। ग्राम प्रधान गौरव पचौरी के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण के मैदान में सफाई कार्य कराया जा रहा है, जहां मेला सुचारू रूप से लग सके। मेला कमेटी के अध्यक्ष मनमोहन गोयल, मंत्री रवि चौधरी और सभी पदाधिकारी ने बैठक में मेले को सुंदर बनाने के लिए सभी ने अपने विचार रखे। मंदिर में प्रकाश व्यवस्था और सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित रखे उपाध्यक्ष मनमोहन गोयल, रवि, मंत्री चौधरी, संरक्षक प्रभुदयाल लवानिया, प्रभुदयाल शर्मा, इंजीनियर अनिल शर्मा, महिपाल सिंह, अजय शर्मा, वीरपाल सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह, चौप सिंह सक्सेना, दाऊजी तोमर, जय कुशवाहा, चंद्रभान सिंह आदि मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। और मेरा मानना है कि यहाँ चैत्र की नवरात्रियों में एक भव्य मेला लगता है, जो इस बार 4, 5, 6 को लगाया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से बड़े बड़े श्रद्धालु आते हैं और जिनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, वो यहाँ अक्सर अपना कुल बनाने के लिए यहाँ प्रस्थान करते हैं। क्या विषय मान्यता क्या है मैया के विषय में? इस मैया के मान्यता यह है कि यहाँ बड़े बड़े श्रद्धालु लोग अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जो मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, वो यहाँ अपनी मनोकामनाओं से भेंट वगैरह चढ़ाते रहते हैं और इस प्रांगण में सदैव बने रहते हैं। बोले किला मैया की जय। श्री ब्रजधाम केला देवी मंदिर इटौरा में 4, 5 और 6 को मेला लगने वाला है और सभी भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंदिर पर आना है। पंडित जी, आप अपने विषय में बताएं, आप क्या करते हो यहाँ? क्या कर? मैं यहाँ पे पुजारी हूँ। पुजारी के रूप में मैया की सेवा आरती करता हूँ। मैं मैया के विषय में क्या मान्यता है? मैया के विषय में देखिए, मैया के जो पास में आता है मनोकामना लेकर, उसकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है। और क्या कहना चाहोगे भक्तों से? भक्तों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि केला देवी मंदिर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री माता। किस प्रकार की तैयारी है? कब लगने जा रहा है मेला? ये मेला 4, 5, 6 तारीख को लगेगा। इसकी हमने आज मीटिंग की है और मीटिंग में सभी ग्रामवासियों को बुलाया गया, प्रधान जी को बुलाया गया, पूर्व प्रधान को बुलाया गया और उन सब ने सफाई का आश्वासन दिया, सहयोग का आश्वासन दिया है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि इस मेले को भव्य से भव्य बनाने का। दुकानदारों के लिए क्या संदेश? दुकानदारों के लिए इस बार कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरा खर्चा मंदिर कमेटी करेगी। ये निर्णय लिया जाए मीटिंग। 4, 5, 6 सप्तमी, अष्टमी और रामनवमी को मेले का आयोजन होगा। इस संबंध में आज मीटिंग की गई। क्या निर्णय लिए गए मीटिंग में? मेले में किस प्रकार का शुल्क रहेगा, किस प्रकार का नहीं रहेगा? तो कमेटी के लोगों के द्वारा मीटिंग हुई और गांव के लोग भी बैठे, ताकि हमने इस व्यापक तौर पर चर्चा करी ताकि गांव लोगों का, ग्रामवासियों का भी सहयोग लिया जा सके। इस बार मेला जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है और उसमें जो भी शुल्क होगा, जो सुविधाएं हैं, उनमें खर्च होगा, वो मेला कमेटी वहन करेगी। लेकिन किसी भी दुकानदार से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक हुई जिसमें ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे, पूर्व प्रधान भी उपस्थित रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सफाई व्यवस्था जो बची हुई है वो पूरी करा दी जाएगी और मंदिर के सुचारू रूप से ग्रामवासियों ने आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग करेंगे और मंदिर के मेले के आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ताजनगरी आगरा के कस्बा मलपुरा के सभी ग्राम वासियों की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि कस्बा मलपुरा में जिकड़ी भजन मेला का आयोजन 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को
किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गायकार और कलाकार भाग लेने की कृपा करें। जल्दी पहुंचकर अपना टोकन प्राप्त कर ले। अच्छे गायकारों को फूल मालों से स्वागत करके उचित इनाम दिया जाएगा। एक विशेष सूचना ये है कि जिस किसी गायकार या कलाकार को भाग लेना हो तो वह 3 अप्रैल को अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। निवेदक समस्त ग्रामवासी, मलपुरा, आगरा। आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देवनारी में दीवार लगाने पर चली गोलियां। संजय और बोहरन पक्ष में दीवार लगाने को चल रहा था विवाद। संजय के बेटे विनय के पैर में लगी गोली। सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस, घायल किशोर को थाना पुलिस ने भेजा अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर सिकरी पर गोली लगे घायल युवक को नहीं मिला स्ट्रेचर। घायल को गोदी में उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए परिजन। थाना फतेहपुर सिकरी के गाँव देवनारी का पूरा मामला। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। कल सिद्धि बिड्डी के पीछे निवासी कहाँ के हो आप? जी, देवनारी के। दो नारी? अच्छा, क्या मामला हुआ? आप बोरन सिंह और हरविंदर उसका लड़का और हिमांशु, ये 15-20 और एक बाइक सिंह जी है, नोएडा में ड्यूटी करते हैं वो जी। और 15-20 आदमी आए 2 गाड़ियों में भर के। एक तो रास्ते में खड़ी हो गई, एक गांव में पहुंची है, उनके हाथों में हथियार था। वजह क्या रही, मतलब ये? भैया कुछ नहीं थी, कल एक लड़के से विवाद हो गया था। अच्छा। इतने में वो हमारे चौका वोका पटवारों मकान बनवा रहे थे। हाँ। तो वो चौका वोका रखवा वहाँ पे जी। तो उसने बोला कि इसको यहाँ से निकालो। मैंने कहा आप हट जाओ, हम निकाल देंगे, आप चाहें उसके साथ में कुछ भी करना। किसने बोला? जे हमने बोला था। अच्छा। तुम्हारा इसका नाम क्या है लड़के का? विनय का, मेरे बेटे का नाम है विनय कुमार। आपका क्या नाम? संजय। अच्छा, कितने लोग थे वो? 20-22 आदमी है ना। अच्छा, अभी कहाँ है वो लोग? दो आदमी तो हाथ आ गए, बाकी के सब भाग गए। मलपुरा के गांव गड़ी हरलाल में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की जानकारी पर मृतका के परिजन पहुंच गए। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने बमुश्किल उन्हें समझाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। अलीगढ़ के थाना पिसावा के गांव मेहताबपुर निवासी महेंद्र ने वर्ष 2014 में अपनी बेटी हिमलता और श्रीदेवी उर्फ भूरी की शादी क्रमशः संजय नौहबार और धर्मेंद्र से की थी। संजय नेवी से सेवानिवृत्त हैं। संजय पत्नी हिमलता और 3 बच्चों के साथ गांव हरलाल की घड़ी स्थित विनायक गार्डन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। हिमलता के भाई दीपक ने बताया कि संजय बहन को परेशान रखते थे। शनिवार सुबह हिमलता की मृत्यु की जानकारी मिली। वह विनायक गार्डन पहुंचे। कमरे में फर्श पर हिमलता का शव पड़ा मिला। दुपट्टा का फंदा उसके गले में फंसा हुआ था। घर से संजय सहित अन्य ससुराली जन फरार थे। मृतका के मायका पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर एसीपी संयम देवेश कुमार सहित थाना मलपुरा पुलिस पहुंच गई। उन्होंने मृतक के स्वजनों को समझाया, लेकिन महिलाएं कॉलोनी के मार्ग पर बैठ गईं। उन्होंने शव को नहीं उठाने दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। एसीपी सैया ने बताया कि मामले में तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। नई कॉलोनी विनायक कॉलोनी, जिसमें एक महिला की डेथ हुई है। परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ नाइंसाफी की, मारपीट की, उत्पीड़न करा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब इसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन जो एप्लीकेशन देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। सर, ससुराली जन मौके में मिले या नहीं मिले? ससुराली जन तो नहीं मिले। हाँ, उनकी एक बहन, यहाँ पे उनकी भी शादी हुई है, तो बहन मिली। 2 सगी बहनों की शादी, 2 सगे भाइयों की, वो मिली है। बाकी लोग तो नहीं मिले। बाकी इसमें कार्रवाई की। सर, महिला का शव किस स्थिति में मिला था? महिला का शव लेटे हुए मिला हमें। तो जो इनके बताया गया कि वो उसमें कुंडली में लटके हुए मिला था। हमें तो कुंडली में लटके नहीं मिला, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। मामला सर ये है, इसके संबंध थे शादी से पहले ही। किसके? हमने कई बार इनके जो हमारी बेटी के लिए जो इनकी शादी हुई है संजय सिंह, इनके संबंध थे किसी दूसरी लड़की से जी। सो हमको तो ऐसे चलते रहे साहब, ये जो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है साहब, सब झूठी बात है ये जी। मगर हमने कई बार इनको बताया भी, और ये ऐसे कहते रहे कि साहब ये भ्रम की बात है। भ्रम की बात नहीं, उसकी कॉल भी है।
उसकी कॉल भी है साहब। और इसके संबंध से इसने मेरी बेटी को इसी ने मारा है। कैसे मारा है? इसने फांसी दे के मारा है इसने मेरी बेटी को। अच्छा, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? मेरी बेटी की शादी सन 19 जनवरी 2014 में। अच्छा जी। तो आपकी बेटी का नाम क्या है? हेमलता। अच्छा, और दूसरी बेटी जो इस घर में ब्याही है उसका नाम? हम तो साहब भूरी बोलते हैं, मतलब उसका नाम श्रीदेवी इसलिए बना था, तो इसका नाम और दूसरा नाम में मुझे भी ध्यान नहीं है। मेरी बेटी हेमलता है सर। ईद उल फितर पर्व को लेकर आगरा पुलिस ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पुलिस उपायुक्त नगर सोनम कुमार ने बताया कि ईद उल फितर पर्व को लेकर सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक संपन्न हो चुकी है। लोगों से शांति व्यवस्था के साथ त्योहार मनाने की अपील की जा चुकी है। सभी एसीपी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों के साथ में आगरा पुलिस ने बैठक कर गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस उपायुक्त नगर सोनम कुमार ने बताया कि ईद उल फितर पर्व को लेकर सभी एसीपी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष जगह जगह फ्लैग मार्च करेंगे। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने मनमाफिक बयान लिख देते हैं, जिसको लेकर माहौल बिगाड़ने की संभावना रहती है। पुलिस उपायुक्त नगर सोनम कुमार कहते हैं कि ईद उल फितर के पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए आगरा पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विशेष निगाह रखे हुए है। देखिए, सिटी को टोटल 6 जोन में डिवाइड किया गया है और 17 सेक्टर बनाए गए हैं। जोन सेक्टर स्कीम लागू की गई है और जो पूर्व में कभी विवाद हुआ हो या पूर्व में कोई दिक्कतें आई हों, उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रिवेंटिव भी कर लिया गया है। इसमें जितने भी धर्म गुरु हैं उनके साथ पीस कमेटी की मीटिंग्स भी कर ली गई हैं और सभी को ब्रीफ भी किया गया है कि क्या आदेश निर्देश हैं उसका अनुपालन किया जाएगा इसमें। और लगातार भ्रमणशील रहेंगे। जितने जीओज़ हैं, जितने SHOs हैं, चौकी प्रभारी हैं, सब लगातार भ्रमणशील रह करके सकुशल इस त्यौहार को कंप्लीट कराएंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपने मनमाफिक पोस्ट करते हैं, क्या उस पर भी वॉचिंग करेगा पुलिस? देखिए, बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे कोई अफवाह फैला रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और अगर वैसे भी कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। त्योहार पर माहौल बिगाड़ने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर आगरा पुलिस अब कमर कस चुकी है। महानगर की सीमा विस्तार के लिए जनपद के अनेक सीमांत गांव नगर निगम क्षेत्र में समाहित किए जाने हैं। इनमें सेंसस टाउन धनौली यानी धनौली सिटी भी शामिल है, किंतु गांव वाले नहीं चाहते हैं कि इसे नगर निगम सीमा में शामिल करने के स्थान पर नगर पालिका परिषद बनाया जाए। ग्रामीणों का मानना है कि नगर निगम के संसाधनों पर वर्तमान में ही काफी दबाव है, इसलिए नए गाँव में आकर कागजी तौर पर शामिल भी कर लिया जाता है, तो इसे नागरिकों का कोई हित नहीं होगा। ग्रामीणों ने बलहेरा, अभयपुरा और मलपुरा आदि के प्रधानों के साथ एक सामूहिक बैठक बुलाकर विमर्श का निश्चय किया। वरिष्ठ नेता तुलाराम शर्मा के निवास पर 27 मार्च को हुई बैठक में धनौली, बलहेरा, अभयपुरा आदि गांवों के भविष्य को लेकर गहन चर्चा हुई। ग्रामीणों का कहना था कि एयरफोर्स स्टेशन खेरिया के विस्तार के साथ कमाल खान से मलपुरा तक के गांव में खेती आधारित जीवन शैली प्रभावित होती रही है। धनौली गांव में अब किसानी पर निर्भर अधिकांश परिवार खेती करना छोड़ चुके हैं। खेती की जमीन का अधिग्रहण होते रहने से अब खेत बचे ही नहीं है। यही स्थिति आने वाले वक्त में अभयपुरा और बलहेरा गांव में होने जा रही है। सिविल एयरपोर्ट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को शुरू हुई कार्यवाहियों के तहत बड़े पैमाने पर खेती की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। जिसकी जमीन सरकार ने ली है उनको तो अभयपुरा मुआवजा मिल चुका है, किंतु खेती बंद हो जाने से उन लोगों के सामने जीवन यापन के साधन जुटाना बेहद दूभर हो चुका है। वर्कलेस हैंड हुए लोगों को लेकर अब तक कोई वैकल्पिक रोजगार योजना सामने नहीं आ सकी है। बेहद आर्थिक दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मीटिंग में वक्ताओं ने कहा कि अगर इन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल कर लिया जाता है तो ये नगर निगम के 1 या 2 वार्ड बनकर रह जाएंगे। नागरिकों की समस्याएं और अधिक हो जाएंगी। पेयजल, सीवर जैसी आधारभूत जरूरतें तो उपलब्ध हो नहीं सकेंगी। गृह कर, सीवर टैक्स और जल कर सहित सर्विस चार्ज जैसे दायों का भार नागरिकों पर और बढ़ जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि वह चाहते हैं कि दयालबाग स्वामी बाग के सामने ही धनौली, बलहेरा और अभयपुरा गांवों को
त्रिस्तरीय शहरी निकाय व्यवस्था के तहत नगर पालिका परिषद घोषित किया जाए। नगर पालिका परिषद बन जाने से नागरिकों को निकाय कामकाज और क्षेत्र से संबंधित निर्णयों को करने में अधिक प्रभावी भूमिका संभव हो सकेगी। साथ ही निगम की सीमा में लगने वाले करों के बोझ की तुलना में कहीं कम कर भार पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि धनौली सिटी जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। आजादी के बाद से लगातार खेती की जमीन अधिग्रहित होते रहने से अब केवल आबादी की जगह ही रह गई है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जल भराव है। मानसून काल में खेरिया मोड़ से बड़े क्षेत्र में पानी यहां पहुंचकर जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जल निगम ने एक नाला बनाया जरूर था, किंतु समुचित डिस्पोजल की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मीटिंग में एयरफोर्स स्टेशन खेरिया परिसर, सिविल एन्क्लेव, बम डंप यानी बम डंप, वायुसेना के मलपुरा ड्रॉप जोन, पैरा ट्रेनिंग स्कूल, पीटीएस आदि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में होने से एयरफोर्स कैंट के रूप में भी प्रस्तावित करने संभावनाओं पर भी विचार किया गया। फिलहाल तय किया गया कि अगर क्षेत्र की यथा स्थिति नहीं रह सके तो नगर पालिका परिषद के रूप में स्थानीय निकाय बनाया जाए। मीटिंग में सर्वश्री तुलाराम शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह, हरि शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, रामगोपाल शर्मा, ताराचंद, सुखराम, नीरज कुमार शर्मा, महेश चंद शर्मा, लोकेश कुमार, तेज सिंह बघेल आदि के साथ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर शिरोमणि सिंह, सेक्रेटरी अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और असलम सलीमी आदि भी थे। आगरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम लोगों ने धनौली में जो वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ चर्चा की कि आगे विकास के लिए कैसे कार्य किया जाए, क्योंकि अभी वहाँ सिविल एन्क्लेव बन रहा है जिससे बहुत सारा विकास होगा और प्लान्ड विकास हो, ग्रीनरी इफेक्ट ना हो और जो एयरफोर्स का एरिया है वो भी उसकी सैंटिटी रहे। तो डिस्कशन में अभी ये चर्चा हुई कि जो वहाँ के निवासी हैं वो कैंटोनमेंट की डिमांड करें या टाउन एरिया की करें, वो आपस में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे का कार्रवाई वो लोग करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। आईटी आगरा द्वारा एक बैठक धनौली में की गई जिसमें कि धनौली के विकास के लिए चर्चा हुई। इसमें प्रधानपति भी आए और गणमान्य व्यक्ति भी आए इसके अंदर, जिन्होंने वार्ता अपनी रखी जिसमें मांग की गई थी कि एयरफोर्स कैंटोनमेंट या टाउनशिप पंचायत बनाई जाए या एयरफोर्स कैंटोनमेंट बनाया जाए। तो इस पर चर्चा हुई और इसमें टाउनशिप के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो इसलिए आगरा धनौली क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ते हुए इसको टाउनशिप के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए पंचायत होगी और प्रधान के अंदर में एक प्रस्ताव पास के लिए वार्ता हुई है और जो पास हो जाएगा तो आंदोलन का रूप आगे बनाया जाएगा। आज गांव के मूलभूत समस्याओं को लेकर के कुछ हमारे गांव के बुजुर्ग एवं एक समिति के सदस्य आए हुए हैं। इस पर मीटिंग हुई है और विशेष रूप से गांव के विकास को लेकर के इसमें ये विचार किया है सभी लोगों ने कि हम इसको नगर पंचायत से जोड़ें या नगर निगम से जोड़ें या कंटेनमेंट बोर्ड से जोड़ें। इस पर हम तीनों विषयों पर चर्चा हुई है अभी और आगे इसमें देखते हैं जैसा विचार सबका बनेगा उस पर हम आगे विवश में कार्य करेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सिविल सोसाइटी आगरा के द्वारा माननीय अनिल शर्मा जी, शिरोमणि सिंह जी और राजीव सक्सेना जी ने आकर के हम लोगों के ग्राम के बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान जी ने की और अशोक पंडित जी ने भी अपना काफ़ी सुझाव दिए। साथ ही जो है यहाँ पर आज मेन मुद्दा था कि जो है ग्राम सभा को जो है नगर निगम में न जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि ग्राम सभा को या तो अलग से टाउन एरिया बनाया जाए और जिससे जो है ग्राम को विकास में ग्राम को भी मिले अवसर मिले। साथ ही जो एयरपोर्ट में जो हमारी ज़मीन गई है उस ज़मीन में किसानों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन उस ज़मीन में जो किसान मजदूर काम करते थे उन हाथों का क्या होगा। इसलिए सरकार को हर बेरोजगार को रोजगार देने का भी एक जो है प्लान योजना बनानी चाहिए जिससे यहाँ के क्षेत्रीय युवक और युवती को रोजगार मिल सके। सिविल सोसाइटी के सचिव अनिल शर्मा जी व अध्यक्ष शिरोमणि जी राजीव सक्सेना जी, इनके बीच आज हमारे यहाँ मीटिंग हुई। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम के विकास के लिए अब हमें नगर पंचायत की अति आवश्यकता है कि हमारे गांव को नगर पंचायत में जोड़ा जाए, न कि नगर निगम में।
और ग्राम पंचायत समाप्त किया जाए, केवल नगर टाउन ही इसको बनाया, नगर पंचायत बनाया जाए, टाउन एरिया में लाया जाए। बरेली के सिटी स्टेशन पर नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी का मामला अब शासन तक पहुंच गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं महिला आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे आज घटनास्थल पर पहुंची और अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की। बरेली का सिटी स्टेशन, जहां बीते गुरुवार एक नाबालिग बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई, घटना के बाद से ही पुलिस और जीआरपी आरोपी की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे आज मौके पर पहुंची। उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठाए। पुष्पा पांडे सदस्य यूपी राज्य महिला आयोग ने कहा कि अगर यहां उचित रोशनी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होती तो ये घटना टल सकती थी। आयोग की निधि से पीड़िता की मदद की जाएगी और मुख्यमंत्री से भी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जी, कल मैं शासन की आयोग की मीटिंग थी। मीटिंग में मुझे पता चला कि ऐसी ये घटना हो गई है बच्ची की। वो बड़ी शर्मनाक घटना हुई है और मैं तुरंत ही तत्काल वहाँ से चल के अभी आई हूँ बरेली, और बरेली आके बरेली सिटी रेलवे स्टेशन मौके पे मुआयना किया। मुआयने में आपके यहाँ की मनोज पांडे जी हैं आरपीएफ के, इन्होंने बताया कि मैं टहल रहा था। टहलने के एक चौराहे से एक लड़की लड़खड़ाती हुई आ रही थी, उसके साथ में भी 2 लड़के भी थे। जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो लड़के कहीं पास के चौराहे के मतलब कुछ खाने पीने आए होंगे, तो उस लड़की ने उससे मदद मांगी। वो लड़के उसको मदद देने का है। उन लड़कों को भी नहीं पता इस लड़की के साथ क्या घटना हुई। उन्हें लगा हो सकता है ये कहीं भूल गई या रास्ता भटक गई है। तो मनोज जी ने क्या करा, मनोज जी ने आके उस बच्ची को आरपीएफ थाने ले आए और उससे पूरी स्थिति आई। जो घबराने की पोजीशन में थी वो पूरी स्थिति नहीं बता पा रही थी। फिर उन्हें पानी उन्हीं पिलाया। उस बच्ची से पूछी क्या हुआ, बोले मैं टनकपुर से वापसी आ रही थी और टनकपुर बॉम्बे ट्रेन थी, उसमें हमारे पेरेंट्स बैठे हुए। वो रिजर्वेशन वाली में बैठ गए। लोगों ने कहा ये रिजर्वेशन है, टिकट तुम्हारा जनरल का, आपका चालान हो गया। परिवार के लोग उनके सिटी रेलवे स्टेशन उतर गए। वो बच्ची और 6 साल का बच्चा उस डिब्बे में रह गया, वो उतर नहीं पाया। उसे घबराहट में रेलवे स्टेशन से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे वो बच्ची हल्की ट्रेन हुई, ऑर्डर पे कूद गई। कूदने के बाद में अब उसके साथ जो हादसा हुआ वो आप सभी लोगों को पता है। मैम, आपने निरीक्षण किया है, क्या देखा है आपने, और अब क्या आगे सरकार की तरफ से आप क्या प्रयास करेंगे बच्ची को? मौके पे निरीक्षण किया गया। वहाँ ब्लड की कुछ बूंदी वगैरह पड़ी हुई थी, 9:30 के आसपास थी, तो कोई अपनी हकीकत वहाँ भी एक्चुअली स्थिति बताने की पोजीशन पे नहीं। अभी बच्ची से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब तक बच्ची से पूरी स्थिति नहीं पता चल पाएगी, बच्ची यहाँ के हॉस्पिटल राममूर्ति का मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उससे मिलने की ही बात में लेंगे। दूसरी एली काश अगर वहाँ पे अंधेरा नहीं होता और रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं होगा दूरी, तो ये हादसा टल सकता था। लोगों को पता चल जाता कि जो उसके साथ दरिंदगी वो नहीं होगा। मैम, एक कमी ये भी है जंक्शन पे सिटी स्टेशन में सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी नहीं है, ये हमने भी देखा कि कहीं ने इनका टेंडर बता रहे हैं ये लोग कि टेंडर हो गया, वो हो जाएगा। काश अगर कैमरा होगा तो मौके पे जिसके साथ ये घटना हुई थी वो गिरफ्तार हो सकता था। अंधेरा नहीं होता तो ये घटना भी नहीं होती। सरकार की तरफ से क्या प्रयास है बच्ची को सहायता मिलेगी? तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी से जल्दी है गिरफ्तार किया जाए, जिसके साथ उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी कि भविष्य में वो भी याद करेगा कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना करने पर इल्जाम क्या होता है। दूसरा, उस बच्ची के लिए हमारे यहाँ महिला कल्याण से ही कुछ निधि का है और हम उत्तर प्रदेश शासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस प्रस्ताव को रखेंगे और अधिक से अधिक उसे सहायता करा दीजिए। शुक्रवार को रोजेदार रमजान के आखिरी जुम्मा को अलविदा की नमाज अदा की। अलविदा जुम्मा के बाद लोग ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं, इसीलिए इसे छोटी ईद भी कहा जाता है। इसके लिए बाजारों में रौनक है।
पुलिस प्रशासन ने भी इसकी पूरी तैयारी की है। जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में भी नजर रखी जा रही है। इस दिन 27वें रोजे की सहरी और इफ्तार किया जाता है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम लोग सुबह सहरी खाकर रोजे की शुरुआत करते हैं और शाम को इफ्तार के समय रोजा खोल लेते हैं। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग परिवार के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में एक साथ इकट्ठा होकर जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं और रमजान के दौरान की गई इबादत के कबूलियत की दुआ मांगते हैं। अधिकतर लोग नए कपड़े पहनते हैं। रोजेदारों को इसका गम है कि अब 1 साल बाद ये महीना आएगा जिसमें वो खुदा की इबादत में जुट पाएंगे। ये मगफिरत का महीना है, बरकतों का महीना है। ईद उल फितर धन्यवाद देने और लेने का दिन है। ईद उल फितर के दिन रोजों का सिलसिला खत्म होता है। ये आखिरी शुक्रवार होता है, इसीलिए लोग मानते हैं कि ए मुसलमान, रमजान का महीना जा रहा है, अगर कुछ बचा है तो मांग लो क्योंकि ये मुबारक महीना जा रहा है। आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है और साल में एक बार जुमा आता है और बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मनाया जाता है और हिंदुस्तान में दुआ मनाई जाती है, खुशियारी मनाई जाती है और इनको सबको मुबारकबाद देता है। हिंदू भाई तो मुसलमान भाई तो एक भाईचारा बनाया जाए और जितना दूर से चलेंगे प्रशासन से ये भी देखभाल करिए। प्रशासन ने बहुत अपने इंतजाम अच्छा करा और उनका भी शुक्राना अदा करते हैं। आगरा की जामा मस्जिद पे अभी हम सब लोग खड़े हैं और देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक में जो निर्णय हुए थे सड़क पर नमाज न पढ़ने के लिए, उनका अनुपालन करते हुए बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज आज यहाँ पढ़ी गई है। सभी जगह से अभी तक कुशलता की रिपोर्ट है। पुलिस ने जो प्रबंधन किया था उसमें ड्रोन से निगरानी संवेदनशील इलाकों में की गई थी। कोई नई परंपरा डाले जाने की अभी तक कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं है। बहुत अच्छे से यहाँ पे आगरा नमाज सभी लोगों के द्वारा पढ़ी गई। सर, आगरा को कितने सेक्टर और जोन में बांटा गया है? जो हमारे तीनों जोन हैं, यहीं से हर डीसीपी ने अपने अपने क्षेत्र को सेक्टर जोनल स्कीम के तहत बांटा है और उसमें पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई है। धर्मगुरुओं की जो बैठक हुई थी उसमें जो आपसी सहमति से नियम बने थे उसी के हिसाब से यहाँ पे सभी नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी। सर, LIU को लेकर मुस्लिम बच्चों लोगों ने ऐलान किया था काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ेंगे, उसको लेकर आपने देखा होगा कि आगरा की जामा मस्जिद पे हम लोग हैं भी, यहाँ किसी ने काली पट्टी पहन के नमाज नहीं पढ़ी है। सबने बहुत अच्छे से शांति से जिस तरीके से सहमति बनी थी सबने आराम से पढ़ी। आगरा थाना ताजगंज और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, लूट और छिनैती के 4 अभियुक्तों में से 10,000 के इनामी वांछित अभियुक्त रिजवान पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, एक बाइक और लूट और छिनैती से संबंधित धनराशि हुई बरामद। घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। आगरा थाना ताजगंज पुलिस को मिली सफलता। थाना ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र के NRI सिटी के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें अभियुक्त रिजवान जो कि शहीद नगर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। ये थाना ताजगंज के 4 छिनैती, लूट एवं डकैती के मुकदमों में वांछित है। साथ ही 10,000 का इनामिया भी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, कुछ धनराशि एवं थाना ताजगंज क्षेत्र से छीने गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की है। आगरा पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पहुंचे रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव ने परिजनों से की मुलाकात, घटना के लिए जानकारी। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि घटना सुनियोजित तरीके से हुई। ये घटना जब शहर में मुख्यमंत्री मौजूद थे। प्रदर्शनकारी लाठी, डंडे, तलवार लेकर आए, उसके बाद उन्हें नहीं रोका गया।
रामजिला दलित न होते तो हमला नहीं होता। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी, सरकार को कार्यवाही करने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी इसके से जरा से दूर बड़े कार्यक्रम थे, शासन को जो सख्ती करनी चाहिए। 2 जन लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। क्या निष्कर्ष इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आप समझ जाए। तो ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करें। लोगों को अभिव्यक्ति सुनता है। संसद में कहा, संसद में मामला निपटता है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए आप पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ईद के बाद सामंतवादी प्रवृत्ति जो है इस तरह से पनप रही है, और ये तो रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ईडीए पर दलित समाज के ऊपर समाजवादी पार्टी इसको तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश में आंदोलन आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 58 किलो अवैध गांजा तस्करों से किया बरामद। तस्कर आगरा सहित दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कर रहे थे तस्करी। गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई। एडिशनल कमिश्नर संजीव त्यागी ने टीम को 15,000 रुपए का दिया इनाम। तस्कर गांजे की बिहार से कर रहे थे तस्करी। थाना रकाबगंज पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने की कार्रवाई। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में थाना रकाबगंज की पुलिस टीम ने एसीपी विनायक और डीसीपी सिटी के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 58 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनमें से 3 लोग बिहार के रहने वाले हैं और 3 आगरा के ही ताजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये इतनी भारी मात्रा में गांजा है बिहार से मंगवाकर आगरा में सब जगह बेचते थे, और ये गैंग जो है आपका मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पे सक्रिय होके ये बेचता है। इनमें से कईयों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस टीम के सराहनीय कार्य के लिए 15,000 रुपये दिया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें करवाई जाए। कौन सी पॉइंट पुलिस की पूछताछ अभी जारी है और इसमें और डिटेल कार्रवाई इसमें विशेष है। पुलिस इसमें लगी हुई है, जैसे ही और डिटेल है आपसे शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, इनमें से जैसे श्याम राठौर है, इसका पुराना आपराधिक इतिहास है, और भी जो इनके सहयोगी हैं उनके सबके ही आपराधिक इतिहास पुराने हैं, उनको सबको खंगाला जा रहा है। पुराना इसमें एक्सरसाइज होगी।
वर्तमान विधायक और पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के बीच हुई हाथापाई। एक शव यात्रा के दौरान हुई कहासुनी और हाथापाई। छावनी से वर्तमान में विधायक है जीएस धर्मेश और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री राम बाबू हरित। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बना चर्चा का विषय। छावनी विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन नगर की घटना। एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी की मृत्यु के बाद शव यात्रा में शामिल होने गए थे दोनों पूर्व मंत्री। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया के बीच विभाग से संविदा कर्मियों को हटा दिया गया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटेलाल वर्मा ने सख्त नाराजगी जताई। शुक्रवार को बीजेपी विधायक ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ऐतिहासिक अभियंता दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। उन्होंने अधिकारियों को भी जमकर खरीखोटी सुनाई और कहा कि जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा वो अपना विरोध करते रहेंगे। बीजेपी विधायक के धरने पर बैठने के बाद हड़कंप मच गया। 5 मिनट के अंदर ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी विधायक को समझाया बुझाया और तब जाकर कहीं मामला शांत हो पाया। अधिकारियों के अनुरोध पर बीजेपी विधायक ने उठकर अपने दफ्तर चले गए। इस बीच उनके विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक अधिशासी अभियंता के दफ्तर के सामने जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बिजली विभाग के तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए। उनके आसपास चारों ओर बिजली विभाग के कर्मचारी खड़े हुए हैं। छोटेलाल वर्मा ने आरोप लगाया कि जो संविदा कर्मी आपके साथ सालों से काम कर रहे हैं, आप उन्हें तुरंत हटा दें और कभी भी रख लेते हो। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि अगर एसडीओ आपकी बात नहीं मानता है तो हम मनवा देंगे। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अधीक्षण अभियंता का हाथ तक झिटक देते हैं। कुछ ही देर बाद छोटेलाल वर्मा ने अपना विरोध खत्म कर दिया और फिर अपने दफ्तर की ओर चले गए। बता दें कि बिजली विभाग की ओर से उनके क्षेत्र के 3 संविदा कर्मियों को हटा दिया गया था। उनके विरुद्ध शिकायत की गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बीजेपी विधायक उन्हें फिर से रखने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक उनके विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगी तब तक उन्हें दोषी कैसे मान लिया गया। महोदय, आपको अवगत कराना है कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों की आबादी करोड़ों में आवास एवं प्रवास करती है, जो देश के इन विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है। इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से वंचित जीवन यापन कर रही है। एनडीए की सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में मजदूरों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ है। सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों को खुश करने के लिए श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। महोदय जी, निवेदन है कि देश व प्रदेश के करोड़ों मजदूरों के हितों को देखते हुए नई श्रम कानून को रद्द कर निम्न बिंदुओं पर विचार करने का कष्ट करें। पहला, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन पिछले 10 वर्षों से नहीं किया गया है। दूसरा, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का कल्याण बोर्ड भ्रष्टाचार के कारण पिछले लगभग 1 साल से पोर्टल को बंद कर दिया गया है। तीसरा, राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत किसी भी योजना का संचालन में होने के कारण बोर्ड निष्क्रिय है। चौथा, प्रवासी श्रमिकों के लिए ठोस नियम कानून न होने के कारण सामाजिक सुरक्षा, खास सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं। पांचवा, घरेलू कामगारों के लिए ठोस नियम कानून न होने के कारण सामाजिक सुरक्षा, खास सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित जीवन यापन कर रहे हैं। छठा, स्कीम वर्कर्स को श्रमिक का दर्जा न मिलने के कारण न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं। 7वां, ऑटो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 1 जुलाई 2024 से हिट एंड रन कानून लागू होने से जीवन का संकट हमेशा बना रहेगा। 8, गैंग्स वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड का गठन न होने के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। 9वां, प्राकृतिक आपदा हीट वेव के कारण प्रदेश में हजारों श्रमिकों की मृत्यु हुई। कार्य के घंटे 6 तथा सामान्य कार्य अवधि में बदलाव करने की आवश्यकता है और कार्यस्थल पर प्राथमिक ठीक स्वास्थ्य उपचार और पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। 10वां, प्रदेश में 4 नए श्रम संहिता को लागू करने की तैयारी हो रही है। इन 4 श्रम संहिता में किसी भी ट्रेड यूनियन से सुझाव लिखित रूप से नहीं लिया गया है और न ही किसी तरह की बैठक की गई। इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए। 11, न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए इसे सबके लिए लागू किया जाए। सबके लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए प्रति माह हो और इसे मुख्य सूचकांक से जोड़ा जाए। स्थायी वाराणसी कामों के लिए एक प्रथा बंद हो। ठेका मजदूरों का उद्योग संस्थान ओन में उसके जैसे काम करने वाले मिश्रित मजदूरों के बराबर वेतन व तमाम भत्ते हुए हित लाभ दिए जाएं। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण 45 दिनों की सीमा के अंदर अनिवार्य किया जाए और ILO कन्वेंशन के प्रस्ताव 87
V98 का तुरंत रिसिफिकेशन किया जाए। स्वरोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बोनस में प्रोविडेंट फंड की अदायगी पर से सभी बाध्यता सीमा हटाई जाए। ग्रेच्युइटी की मात्रा में बढ़ोतरी हो, मांगे पूरी करे सरकार। चौधरी चंद्रपाल सिंह आंदोलन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष, अखलाक हुसैन प्रदेश सचिव, अनीता चौधरी प्रदेश सचिव, नीटू यादव जिला अध्यक्ष आगरा और इमरान अब्बास महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में वाजिद निसार महानगर अध्यक्ष आगरा, नीटू यादव जिला अध्यक्ष मजदूर सभा, इमरान अब्बास महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा, रवि मेहरा, सीपी यादव, रामनरेश यादव, मुकेश यादव, मनोज माहौर, हसीन खान, रवि शर्मा, ईशान मैसी, अफसर खान, गजेंद्र सिंह करदम, पुष्पेंद्र चौधरी, राजेश सोनी, वीरेंद्र चंचल, राजकुमार राठौर, सर्वेश यादव, मोहित यादव, सोवित लवानिया आदि, मुकेश यादव, रामनरेश यादव, मनोज माहौर, गज्जू करदम, पुष्पेंद्र चौधरी, राजेश सोनी, वीरेंद्र चंचल, राजकुमार राठौर, सर्वेश यादव, मोहित यादव, सोवित लवानिया, मोहन सिंह लोधी, सैकड़ों लोगों ने मांग पत्र जिला अधिकारी महोदय आगरा को सौंपा। मोहम्मद इमरान अब्बास मानव अध्यक्ष मजदूर सभा। आज 11 सूत्रीय मांग माननीय डीएम साहब को दिया हमने ज्ञापन गवर्नर साहब के नाम। और पिछले कई सालों से, कई वर्षों से मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है कि मजदूरों से बराबर 12 घंटे काम लिया जाता है और उनकी सैलरी भी उतनी नहीं होती जो 12 घंटे वो काम करते हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि मजदूरों से 8 घंटे काम लिया जाए और उनके मुताबिक, उनकी मेहनत के मुताबिक उनका घर परिवार उनका चल सके, इसलिए उनको उनके घर पर बेहतर से बेहतर उनको सैलरी बढ़ाई जाए। कोई सुनवाई नहीं होती तो हमने कहा अभी हमने गवर्नर साहब के नाम ज्ञापन दिया। अगर सुनवाई नहीं होती तो एक बार फिर हम ज्ञापन के साथ साथ और एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे मजदूरों के साथ। मामला थाना सदर गोपालपुरा नंदपुरा सब्जी मंडी के पास डेयरी फार्म का है। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। युवक का नाम सूरज बताया जा रहा है, पिता मंगल सिंह जो कि ड्राइवर है। मौके पर पहुंचे एसीपी सादर विनय भोसले ने मामले का संज्ञान लिया और बताया कि मामले की जांच में कोई और तथ्य पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सदर पुलिस जाँच में जुट गई है। आगरा से संवाददाता संजय प्रजापति की रिपोर्ट। अच्छा, तो घर से क्या बजे निकला था ये? संध्या को 5:30-6 बजे का निकला। किनके साथ गया था ये, मालूम है कुछ? जो मोड़ है जो इन्हीं के का नाम है गोपालपुरा के गुड्डू के मोड़े है। रात को तुम्हारे सामने कोई फोन आया हो बच्चा को, कोई आ जाए वहाँ पे आ जाए? सामने आया, मैंने फोन करो जाए संध्या को 9 बजे 9-9:30 बजे फोन करो। मैंने कहा है कि वो आए बस से पापा। तुम्हें सवेरे खबर मिली है? तुम्हें सवेरे खबर मिली है। क्षेत्र में गोपालपुरा में किसी युवक का फांसी से शव लगा हुआ है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 7 बजे। तो उसके उपरांत एसएचओ सदर और मौके पे पहुंचे, फील्ड यूनिट भी आई। तब जब हमने यहाँ पे आया तभी युवक जो है वो फांसी से लटका हुआ पाया गया है। युवक का नाम सूरज पुत्र मंगल सिंह है, वो यही नज़दीकी इलाके में रहता है। आगे अभी फ़िलहाल के लिए तो शव हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसे ही इसमें जो मेडिकल परीक्षण में जो चीज़ें सामने आएगी, साथ ही में उनके परिवारजन, उसके जो मित्र हैं उनसे बात करेंगे। अगर इसमें कोई भी ऐसी बात सामने आती है जिसमें कोई और चीज़ की तरफ संभावना होती है तो पुलिस उस तथ्य के ऊपर काम करेगी। आगरा पुलिस ने गुरुवार को अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया है। आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने पहले 3 तस्कर दबोचे। पूछताछ के बाद आगरा पुलिस ने फिरोजाबाद में अवैध हथियार की फैक्ट्री में छापा मारकर 3 आरोपी दबोचकर 12 हथियार और 212 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तस्कर आगरा में अवैध हथियारों की डिलीवरी देने आए थे। इससे पहले ही सदर थाना पुलिस ने तस्करों को दबोच लिया। पूछताछ में तस्करों ने कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जानकारी दी है, जिसके बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही है। लाइसेंसी हथियार की आड़ में कारतूस और अवैध असलाह की तस्करी का खेल चल रहा था। एडिशनल कमिश्नर संजीव त्यागी ने बताया कि सदर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने आगरा में आई अवैध हथियारों की खेप लेकर आए तस्करों को दबोचा है।
पुलिस टीमों ने पहले 3 तस्कर आदिल, अहमद और शुभम को पकड़ा था। तीनों से पूछताछ के बाद हथियारों की सप्लाई के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद आगरा की सदर थाना पुलिस ने एसीपी सदर विनायक भोसले के नेतृत्व में फिरोजाबाद के रसूलपुर में अवैध फैक्ट्री में छापा मारा, जहां से अवैध हथियारों का जखीरा और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं फैक्ट्री से पकड़े गए हथियार सप्लायर कासिम की निशानदेही पर फिरोजाबाद से ही आसिफ इकबाल और शैलेंद्र गुप्ता को पकड़ा है। आरोपियों से कंट्री मेड 5 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 लाइसेंसी राइफल, 1 लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। इसके साथ ही 202 जिंदा लाइसेंसी कारतूस व 10 तमंचे के कारतूस भी बरामद किए हैं। एडिशनल कमिश्नर संजीव त्यागी ने बताया कि तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री में बनाए गए अवैध हथियार की आगरा और आसपास के जिलों के साथ ही अन्य राज्यों में 30 से 40 हजार रुपए में बेचते थे। पिस्टल, रिवॉल्वर और राइफल की अधिक कीमत रहती थी। तस्करों का कई राज्यों में नेटवर्क है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। किन किन जिले और किन राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई होती थी, इसकी जानकारी दबोचे गए तस्करों से जुटाई जा रही है। में थाना सदर की पुलिस टीम ने एसीपी विनायक के निर्देशन में और एसओजी सर्विलांस की मदद से इस गैंग का खुलासा करा है, जिसमें शुभम नाम का ये युवक जो आगरा का रहने वाला है, यहाँ अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इसको 2 लोग इसके साथ भी मदद कर रहे थे, आदिल और अमजद। ये दोनों फिरोजाबाद के 3 लोगों के कांटेक्ट में थे, जहाँ पे आसिफ इकबाल नाम का व्यक्ति जो कि अपने कारतूस के वैध लाइसेंस की आड़ में इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त था, और उसको मदद करने वाले उसके 2 साथी हैं, शैलेंद्र और कासिम रोबिन। तो इन लोगों के पास से कुल 5 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 लाइसेंसी पिस्टल, 1 लाइसेंसी राइफल, 212 कारतूस जो कि अलग अलग बोर के हैं, और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 15,000 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तक इनके पास जो सामान बरामद हुआ है और जो जानकारी निकल के आई है, तो शुभम है जो आगरा के अंदर ये काम कर रहा था, और इसके जो बाकी साथी फिरोजाबाद से ऑपरेट कर रहे हैं, वो फिरोजाबाद में शायद इसका काम कर रहे हैं। इस संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। इनका आपराधिक इतिहास वो अभी खंगाला जा रहा है, उसको पुलिस टीम बिल्कुल इस सब पे काम चल रहा है। कितने लोगों की टीम इसमें लगी? इसमें हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम लगी है, थाना सदर की पुलिस टीम लगी हुई है, और एसीपी विनायक भोसले इसको पूरा देख रहे हैं, और डीसीपी सिटी जो है ये इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशनल हेड है, पूरा ऑपरेशन करवाया है। इसमें आसिफ इकबाल जो है, इसके पास लाइसेंस है कारतूस का। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय बलहेरा के छात्र छात्राओं ने अटल आवासीय विद्यालय कोरई प्रवेश परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण आकर विद्यालय का नाम किया रोशन। अटल आवासीय विद्यालय कोरई प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट आते ही विद्यार्थियों में हलचल मच गई। इसी बीच पीएम श्री उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बलहेरा के छात्र छात्राओं ने अटल आवासीय विद्यालय में परीक्षा पास करके अपने विद्यालय और अपने गांव का नाम रोशन किया। परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार है: मंजीत, नवीन, भरत, कृष्ण कुमारी, सलोनी, टीना और राधा है। अध्यापक बहुरन सिंह ने बताया कि वह छात्र छात्राओं को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कराते थे। उन्होंने बताया कि ये छात्र छात्रा को मैंने और मेरे समस्त स्टाफ ने अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं, जिससे इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा पास की है। इसी कड़ी में पीएम श्री उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय बलहेरा में मिठाई बांटकर छात्र छात्राओं को बधाई दी, उज्जवल भविष्य की कामना की। समाचार 9 न्यूज के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। विद्यालय बलहेरा कंपोजिट से कल के परिणाम में अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु कक्षा 9 में छात्र 7 हमारे पास हुए हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको जो है लड्डू खिला करके स्वागत किया गया। बच्चे भी खुश हैं और इनका प्रवेश जो है
अटल आवासीय विद्यालय में निःशुल्क फ्री और आवास फ्री के तहत होगा। ये बच्चे हमारे गौरव हैं विद्यालय के, और ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आने वाले समय में भी सभी बच्चे आगे और प्रतियोगिता में भाग लेते रहें और सफलता हासिल करते रहें, यही मेरी सबसे शुभकामनाएं हैं। हार्दिक बधाई है। सभी बच्चे आगे बढ़ें और वैज्ञानिक सोच बढ़ाते हुए हम अच्छे मुकाम पर जाएं। जैसे कि हमारी अन्य चित्रों में अभी देखा होगा, सुनीता विलियम्स महिला है, ये सोच अपनी निकाल दें कि हम बालिका हैं या बालक हैं, दोनों का समान अधिकार है और दोनों ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे पिछली बार भी हमारे राष्ट्रीय आयोग आधारित परीक्षा में हमारे 10 बच्चे पास हुए हैं। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे आगे बढ़ते रहें। सेल्फी पॉइंट पर जब साक्षात सर्वाइकल कैंसर प्रकट हुआ तो लोगों को उसके होने के कारण निवारण भी स्पष्ट रूप से समझ आए। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं, सफेद पानी, एनीमिया, यूटीआई, बांझपन, मेनोपॉज पर आज शहर के वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट ने आमजन के बीच पहुंचकर खुलकर चर्चा की। वॉकथॉन के माध्यम से महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक भी किया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री प्रसूति रोग विभाग व AOGS के संयुक्त तत्वावधान में 21 से 23 मार्च तक आयोजित होने जा रहे 36वां यूपीकॉन 2025 के शुभारंभ से पूर्व शहर के स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने आज शिल्पग्राम से वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव त्यागी ने झंडी दिखाकर किया। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज सिंह व एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष व आयोजन सचिव डॉक्टर ऋचा सिंह ने किया। इस अवसर पर सफेद व गुलाबी रंग के गुब्बारे आकाश में उड़ाकर भी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का संदेश भी दिया गया। सहज भाव और सरल भाषा में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति ने सेल्फी पॉइंट पर मौजूद प्रत्येक मजन को अपनी आकर्षित कर लिया। डॉक्टरों की प्रस्तुति पर खूब तालियां बजी। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर अमित टंडन, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर निधि गुप्ता, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर रत्ना शर्मा, डॉक्टर हेमा सढ़ाना, डॉक्टर आरती मनोज, डॉक्टर नमिता शिरोमणि, रेखा रानी आदि उपस्थित थी। आज हमारा यूपीकॉन 2025 की शुरुआत का आगाज था वॉकाथन से, क्योंकि वॉकाथन से हमने जिसमें डॉक्टर्स के अलावा गायनी डॉक्टर्स, दूसरी पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, बच्चे वाले पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर्स, उसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को हमने इसमें इनवाइट किया था जो इस वॉकाथन का हिस्सा थी। बहुत एंथुजियाज्म से, बहुत एनर्जी से उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने इसमें बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश की उनको, जैसे कि अपना खून, हीमोग्लोबिन का ध्यान रखना, पौष्टिक आहार लेना, तो कोई भी परेशानी आने पे जल्द ही डॉक्टर को दिखाना। जैसे सफेद पानी आए तो जल्द दिखाएं ताकि कैंसर को बनने से पहले ही रोक सकें। कुछ भी परेशानी हो, जैसे रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की परेशानी होती है, कमजोरी होती है, या हमारी यूपीसीओजी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है और उसका आगाज हम लोग इस वॉकेथॉन के जरिए कर रहे हैं और इसके जरिए हम महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आपकी सेहत सबसे सर्वोपरि है और इस सेहत का आप ध्यान रखिए। बहुत सारी बीमारियां जो महिलाओं में होती हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना और खास तौर से कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर करना हमारा इस वॉकेथॉन का एक मुख्य उद्देश्य है। ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने वॉकेथॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया है, इस प्रोग्राम में हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम पब्लिक को साथ में लेके और डॉक्टर्स को साथ में लेके हम लोग पहले एक वॉक करते हैं, फिर एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक जगह इकट्ठा होने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हम उन लोगों को दे सकते हैं वो हम दे सकें। क्योंकि आज हमने जो वॉक ऑर्गेनाइज की है उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स लिए थे, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इस बात पे था कि बच्चेदानी के कैंसर के टीके के लिए सारी पब्लिक को हम आगाह कर सकें और हम उन्हें बता सकें कि अपनी बच्चियों को 9 साल से 14 साल की उम्र में 2 टीके लगवा के वो बच्चेदानी के कैंसर से बचा सकते हैं और यदि वो 14 साल के बाद टीके लगवाते हैं तो 45 साल की उम्र तक वो अपना बचाव कर सकते हैं बच्चेदानी के कैंसर से। आज